Hello and welcome to WeLearn Networks. Today our session is on subject C++ and the session number is 4. The topics that we will cover in these sessions are types of operators, cout statements, cin statements, decision-making statements, types of if statements, and compiling and executing C++ programs. Now first topic is types of operator. The first thing we should know about operators is that operators are the symbols that we use for mathematical calculations or some other purposes like plus, minus, less than, equals to. These are types of operators, and we have categorized these types of operators into many categories like arithmetic operators, relational operators, logical operators, conditional operators and इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन तरीके की सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं और इनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहली कैटेगरी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे वो ऑपरेटर्स आते हैं जो रिलेशन बनाने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कम्स इन रिलेशनल ऑपरेटर. थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर जहां पे लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इनको यूज किया जाता है जैसे कि एंड और नॉट. नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर्स. ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम किसी कंडीशन की वैल्यू को ट्रू या फॉल्स करवाने के लिए शो करवाते हैं. और लास्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जहां पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू एक या एक से ज्यादा बार इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. जब इंक्रीज करते हैं तो उसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और जब डिक्रीज करते हैं तो उसे कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर. Arithmetic operators. It is a basic operator for performing arithmetic operations. ये वो operators होते हैं जहां पे simple arithmetic operations perform करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं जैसे कि plus for addition, minus for subtraction, multiply for multiplication, divide for division and modulus for remainder purposes. ये जो हमारे arithmetic operations होते हैं इन्हीं को ही हम यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए. चाहे हमें कोई नंबर प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, हम इन सब पांचों ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स. द रिलेशनल ऑपरेटर्स टेक्स टू वैल्यू. इट टेक्स ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू हमारी एज्यूम करता है और कंप्लीट दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए लिया जाता है जैसे कि स्मॉल देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन. दीज आर द 6 टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स वी हैव इन C++. नेक्स्ट आर बुलियन ऑपरेटर्स जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं. ये जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं किसी भी वैल्यू को ट्रू, उसकी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स बताते हैं कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल ट्रू वैल्यू ले रहा है या फॉल्स वैल्यू ले रहा है. एंड का मतलब होता है जब हम डबल एम्परसेंट लगाते हैं इसका मतलब होता है एंड मींस बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू. दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. लाइक अगर मैं बोलता हूं A is equals to B and C is equals to A तो इसका मतलब होता है कि A इक्वल होना चाहिए B के भी और C भी इक्वल होना चाहिए A के. मीन्स दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए. अगर मैं और की बात करता हूं तो कोई भी कंडीशन में से एक कंडीशन जरूर ट्रू होनी चाहिए. लाइक अगर A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू C कर रहा हूं तो इनमें से दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो सकती है. लाइक अगर A इक्वल्स टू B ट्रू है तो भी ये वर्क करेगा, B इक्वल्स टू C है तो भी ये वर्क करेगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी ये वर्क करेगा, पर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स नहीं होनी चाहिए. एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर जो कि कंडीशन का अपोजिट होता है. लाइक अगर मैं a नॉट इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब हमारा जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है.
conditional operator. The conditional operator is also known as ternary operator. It has two operators, that is question mark and semicolons. ये जो हमारे colons होते हैं और question mark होते हैं, दो operators हम यहाँ पे यूज करते हैं conditional operator में, और इन दोनों के ही combination को हम कहते हैं conditional operator. इसको define किया कैसे जाता है? To construct conditional expression of the form expression 1, question mark expression 2, कॉलन एक्सप्रेशन 3, जहां पे जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन 2 होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो मींस हमारी वैल्यू एक्सप्रेशन 3 होगी. वेयर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, expression 3 are the expressions. Example, if a is equals to 10 and b is equals to 20, और हमने conditional operation दिया है c is equals to a is less than b सेमीकोलन और क्वेश्चन मार्क a कॉलन b. इसका मतलब अगर a बड़ा है b से तो वैल्यू a जाएगी वरना b जाएगी. तो c में जो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू जा रही है वो 20 जाएगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, फॉल्स है. हमारी जो कंडीशन है a ग्रेटर देन b की वो फॉल्स है. इसी वजह से तो जो हमारी b की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है एक्सप्रेशन 3 है वो हमारी c में जाएगा, तो c की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. C++ provides a set of shortcuts. कुछ set of shortcuts हमारा C++ provide करता है, which is known as auto increment और auto decrement. Auto increment में क्या होता है, हम किसी भी वेरिएबल के आगे इंक्रीमेंट्स लगा देते हैं, लाइक प्लस प्लस. जब हम दो बार प्लस साइन लगा देते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे तो मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो एक टाइम प्लस हो जाएगी. मीन्स अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो अगर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी. ऐसे दो तरीके से हम ये वैल्यूज दे सकते हैं. पहला होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, या फिर प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट. जो हमारी पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है i++ दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, और जो हमने दिया हुआ है ++i वहां पे होता है प्री इंक्रीमेंट. ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारी पहले वैल्यू चेंज होगी उसके बाद में इंक्रीमेंट होगी, और प्री इंक्रीमेंट में होता है कि हमारी वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी उसके बाद में चेंज होगी. मींस एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 है और y इज इक्वल्स टू 3 है, तो हमने पहले लिखा z इज इक्वल्स टू x प्लस 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 y माइनस माइनस. इसका मतलब हम x की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और y की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं. तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 8 आएगा. क्यों? क्योंकि जो हमारा पहले हमने इंक्रीमेंट किया तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जानी चाहिए थी, पर बिकॉज इट्स पोस्ट इंक्रीमेंट तो x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 5 रहेगी और y की वैल्यू भी 3 रहेगी, तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा. पर जब हमने इसको प्री इंक्रीमेंट किया तो प्री इंक्रीमेंट करने पे हमारी वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी उसके बाद में चेंज होगी. मींस यहाँ पे x प्लस x की वैल्यू 6 आएगी और माइनस करेंगे y की वैल्यू के साथ में, मींस इट विल बी 4. तो 6 माइनस 4 इज 2. इसी वजह से हम इन दोनों रिलेशंस को अलग अलग यूज करते हैं. नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेटर. Size of operator displays the size of any data type, and the syntax for the size of operator is size of anything in this dot 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 will be any variable. Example, m is equals to size of sum, n is equals to size of long int, and k is equals to size of 3, 5, l. ये जो हमारे दे रहे हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, ये इन सारे वेरिएबल्स की या इन वैल्यूज की का साइज प्रोवाइड करवा देगा. मींस वो मेमोरी में कितनी स्पेस एलोकेट करवा रहा है या कितनी मेमोरी स्पेस यूज कर रहा है वो उसका साइज दे देगा हमें साइज ऑफ ऑपरेटर. नेक्स्ट इज टाइपकास्ट ऑपरेटर. टू चेंज द टाइप केसेस ऑफ ऑपरेटर हम टाइपकास्ट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं. इसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. मीन्स हमें 3 वैल्यू दे रखी है,
हमारा जो पहला वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और बाकी दो वेरिएबल्स जो है वो फ्लोट टाइप के हैं। और अगर मुझे प्लस करना है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये हमें एक वार्निंग मैसेज देगा, क्योंकि जो हमारा a है वो इंटीजर टाइप का है और हम उसे प्लस करवा रहे हैं फ्लोट वैल्यू के साथ में। तो इसीलिए उस a को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइप कास्टिंग करी है यहाँ पे। और जो टाइप कास्टिंग करने का तरीका होता है वो नीचे लिखा हुआ है, c इज इक्वल्स टू फ्लोट a प्लस बी। हमने इंटीजर a को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट टाइप में। ये जो कन्वर्जन है फ्लोट इंटीजर का फ्लोट में, इसे ही हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। सी आउट स्टेटमेंट्स, सी आउट स्टेटमेंट यूजेस लेस देन और इंसर्शन ऑपरेटर्स टू पुश डेटा इनटू द आउट स्ट्रीम। सी आउट ऑपरेटर्स को या सी आउट कीवर्ड को हम यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग ऑन द कंसोल। आउटपुट स्ट्रीम में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल सी आउट हेलो वर्ल्ड या सी आउट ए बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है ये प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ल्ड को ऑन द कंसोल स्क्रीन, और सी आउट ए और बी क्या करेगा, वेरिएबल ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट स्क्रीन पे या कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। सेम इज आर सी इन स्टेटमेंट। सी इन स्टेटमेंट यूज करते हैं ग्रेटर देन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये कहीं से भी इनपुट स्ट्रीम से डेटा को फेच करती है। जो भी यूजर इनपुट देता है वो इनपुट सी इन के थ्रू हमारे कंसोल से लिया जाता है। एग्जाम्पल सी इन ए एंड बी। ये सी इन क्या करेगा, जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है उस वैल्यू को वेरिएबल ए में स्टोर करवा देगा, या फिर पहले ए में करवाएगा और बाद में बी में करवाएगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देखते हैं, उस कंडीशन में अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तभी हम अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं, वरना हम अपनी उस स्टेटमेंट से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है उससे हम बाहर आ जाते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर जो स्विच स्टेटमेंट्स होती है, स्विच केसेस स्टेटमेंट्स होती है, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अपनी वैल्यूज प्रिंट करवाते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने पे ही वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं विद यूजेज ऑफ केस। एंड लास्ट इज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट जहां पे हम अपने कर्सर या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसेस को किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रांसफर करवा देते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दिया गो टू एबीसी। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, एबीसी के लेबल पे उस हमारे कर्सर को वापस लोकेट करवा देगी। टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट में क्या आता है, सिंपल इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, सिंपल हम इफ कंडीशन देते हैं, इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी डू दिस। इफ एल्स में क्या होता है कि हम इफ के साथ में एल्स कंडीशन भी देते हैं, इफ ए इज लेस देन बी डू दिस एल्स डू दिस। नेस्टेड इफ में क्या होता है, हम इफ के अंदर इफ लूप्स को डालते हैं। लाइक इफ ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, under that we will give if AB is less than AB, means if के अंदर if statements होती है। लाइक मैं देता हूं यहां पे if condition, if A is greater than B, and then inside if I am also giving another if statement like if B is greater than C. This is known as नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। मींस इफ के अंदर इफ जब हम डालते हैं उसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर में क्या होता है, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है, लाइक मैंने लिखा इफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, और इफ ए इज ग्रेटर देन बी डू दिस, लाइक सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैंने ये दे दिया। इसके बाद में मैंने दिया else if B is greater than C, do the following task। कोई भी टास्क करवाने को हमने दे दिया है यहां पे। इसके बाद में एक और मैंने दिया else if C is greater than A। इसके अंदर कुछ भी काम हो रहा है। एंड लास्ट मैंने दिया इसके अंदर
else. This is known as our else if ladder, जहां पे हम else if करते जाते हैं. if else if एंड लास्ट में else होता है. दिस इज नोन एज if else ladder. Now compiling and executing C++ programs, कि हमारे जो C++ के प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरीके से कंपाइल और एग्जीक्यूट करे जाते हैं. जितने भी हमारे C++ के प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट करे जाते हैं. पहला स्टेप होता है कंपाइलिंग, दूसरा होता है लिंकिंग और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिंग या रनिंग. C++ प्रोग्राम को सबसे पहले हम .cpp एक्सटेंशन से सेव करते हैं. जब हम इस फाइल को .cpp से सेव करते हैं, उस फाइल को हम कहते हैं सोर्स कोड. The source code has to be converted to an object code which is understandable by machine. इस सोर्स कोड को हमें चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि मशीन को समझ आता है. जो हमारा कन्वर्जन का प्रोसेस है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, उसे हम कंपाइलेशन कहते हैं. और कंपाइलेशन के बाद में जो सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है सीपीपी का, वो चेंज हो जाता है .obj फाइल में. जो दूसरा स्टेप होता है, इस स्टेप को हम कंपाइलेशन कहते हैं. दूसरे स्टेप को लिंकिंग कहते हैं, जहां पे जितनी भी फाइल्स होती है, जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है, इसको हम बाकी की सारी फाइलों के साथ में लिंक करते हैं ताकि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हम बना सके जिसका एक्सटेंशन होता है .exe. दिस इज द सिंपल कंपाइलिंग एंड लिंकिंग प्रोग्राम, जहां पे आप अपने abc का प्रोग्राम बनाया, उसको आप सेव करते हैं .cpp एक्सटेंशन से. उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, और जब हम सोर्स कोड को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, उसे कहते हैं कंपाइलिंग. कंपाइलिंग के टाइम पे हम बहुत सारी फाइलों को इंक्लूड करवाते हैं जिन्हें हम हेडर फाइल्स कहते हैं. दिस इज नोन एज लिंकिंग. एंड अगेन उस ऑब्जेक्ट कोड को हम अगेन लिंक करवाते हैं विद सीपीयूज एंड मेमोरी, उसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देते हैं और बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स भी इसमें इंक्लूड करवाते हैं. और जब ये सारी फाइलें इंक्लूड हो जाती है तब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. Question 1 is the size of is a dash operator and used with an operand. It returns the number of bytes the operand occupies. The operand may be a dash dash dash. यहाँ पे आपको options दिए गए हैं like compile time and variable. Second option is runtime and constant. Third is runtime and data type qualifier, and last one is compile time and variable or constant or data type qualifier. Now we can see the practical session of this C++ coding. यहाँ जहाँ पे मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा विद द यूज ऑफ ऑपरेटर्स. सबसे पहले हम कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं जिनका नाम होता है iostream.h. iostream हमारी मेनली यूज करी जाती है फॉर C++ प्रोग्राम्स. नेक्स्ट इज conio.h. इस हेडर फाइल में हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि getch, जो कि हमारा एक फंक्शन होता है फॉर स्टॉपिंग अ स्क्रीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. जितना भी काम होता है हमारा void main के अंदर होता है, क्योंकि यह हमारा मेन फंक्शन होता है और हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से ही स्टार्ट होती है. अब सिंपल मुझे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताना है. तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए हम मेनली 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, a, b, c. दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं a, b और c नाम के. हम यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं. a को लाइक 10, b को हमने दे दिया 20 और c को हम एज रिजल्ट रखते हैं. यहाँ पे हम c की वैल्यू को सबसे पहले हम देते हैं प्लस ऑपरेशन के लिए a प्लस b. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो a और b की वैल्यू है वो प्लस हो रही है और c में हम उसे स्टोर करवा रहे हैं और लास्ट इस स्टेटमेंट के थ्रू हम उसे प्रिंट करवा देते हैं. प्रिंट सी आउट के लिए हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर्स विच इज लेस देन साइन. यहाँ पे हम c लिख देंगे तो ये क्या करेगा, c की वैल्यूज को c वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसे हमें डिस्प्ले करवा देगा. नेक्स्ट मैं यूज करता हूं माइनस ऑपरेशन के लिए a माइनस b. अगेन मैंने ये वैल्यूज प्रिंट करवा दी. इसके बाद में मैं लेता हूं c इज इक्वल्स टू a इंटू बी एंड
C is equals to A divided by B. These are the basic operations जो हम यूज करते हैं फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए. नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा साइज ऑफ ऑपरेटर का. मैंने एक साइज ऑफ ऑपरेटर लिया और मैं जानना चाहता हूं C की वैल्यू. C का कितना साइज है हमारी मेमोरी में, C कितना साइज एक्वायर कर रहा है. मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है m, जो कि स्टोर करेगा इस साइज को अपने अंदर, और लास्ट में मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा. इस साइज को क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा विद हेल्प ऑफ सी आउट स्टेटमेंट. दिस इज द बेसिक ऑपरेशंस जो हम करते हैं अपने प्रोग्राम में. नाउ वी विल कंपाइल दिस प्रोग्राम. एक फंक्शन हमें और ऐड करना पड़ेगा गेट ch, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो था वो कंपाइल तो हो गया है, पर उसकी वैल्यूज को दिखाने के लिए, कंसोल को वहां पे स्टॉप करवाने के लिए हमें गेट ch यूज करना पड़ेगा. दिस इज द वैल्यू. हमारा जो आंसर आया था पहले था a प्लस बी जो था 30, a माइनस बी पे -10, a इंटू बी पे 200 एंड डिवाइड करने पे हमारा जो रिजल्ट आया था वो था 0. एंड द साइज ऑफ द वेरिएबल इज 3. साइज ऑफ वेरिएबल उसने नहीं दिया क्योंकि हमने यहाँ पे c को प्रिंट, m को प्रिंट नहीं करवाया. तो m को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से m लिख देंगे. मींस अब ये क्या करेगा, वेरिएबल m की वैल्यू को भी प्रिंट करवाएगा. CLR अगेन एक फंक्शन होता है conio.h हेडर फाइल का, जो कि हमारी प्रीवियस स्क्रीन पे जो भी आउटपुट है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा. एक और फंक्शन हम यहां पे लेते हैं एंड एल, जो कि हमारे रिजल्ट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा. एंड एल इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इन नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं एंड एल. जैसे कि आप C++ में बैकस्लैश n यूज करते हैं, आप यहां पर भी बैकस्लैश n यूज कर सकते हैं. पर अगेन एक और तरीका होता है हमारे पास में जिसको हम एंड एल कहते हैं, और ये तरीका सिर्फ C++ में यूज किया जाता है. अगेन द रिजल्ट इज 30 for a plus b, -10 for a minus b, 200 for a into b. एंड डिवाइड के लिए मैंने किया था a डिवाइड बाय b, तो उसका रिजल्ट 0 आना था क्योंकि जो हमारा टाइप था वो इंटीजर टाइप का था. और लास्ट में द साइज ऑफ वेरिएबल c इज 2, क्योंकि आपका जो भी इंटीजर वैल्यू होती है वो 2 बाइट्स एक्वायर करता है मेमोरी में, तो उसने 2 दे दिया जो कि बता रहा है 2 बाइट्स हमारा जो वेरिएबल c है वो एक्वायर कर रहा है मेमोरी में. दिस इज द बेसिक सिंपल प्रोग्राम इन C++. नाउ I want to show you a program for switch cases in C++. मैं एक वेरिएबल a से स्टार्ट करता हूं. मैं चाहता हूं कि एक प्रोग्राम बनाएं जहां पे जो यूजर प्रिंट बटन प्रेस कर रहा है उसके रिगार्डिंग नंबर्स प्रेस करेंगे 1 to 3. 1, 2 एंड 3 नंबर जब प्रेस करेगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी नंबर या नंबर का इंग्लिश नेम है वो प्रिंट हो जाए. तो मैं पहले यूजर से बोलूंगा कि यूजर से हमें इनपुट चाहिए, तो मैं बोलूंगा एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 तक कोई भी नंबर वो प्रिंट एंटर करे. एंटर करवाने के लिए यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं. वेरिएबल a में जो भी यूजर इनपुट करेगा उसकी वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल a में स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूं स्विच स्टेटमेंट्स को. स्विच में मैंने रखा a क्योंकि मुझे a के थ्रू ही हमारे केसेस को चलाना है.
यहाँ पे मैंने लिखा केस 1 मीन्स अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो वो क्या देगा, सी आउट 1, एंड दिस इज अ ब्रेक स्टेटमेंट जो मेरे को इस केस से बाहर निकाल देगा जब मेरा केस 1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. Now I am copying pasting this statement for different things. Again एक और सिंपली जस्ट मैं इसको एडिट कर दूंगा फॉर 2. जब यूजर 2 प्रेस करेगा तो ये चीजें आएंगी, मीन्स यहां पे लिखा आना चाहिए 2, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 and this is for 3. लास्ट में हम एक डिफॉल्ट केस लिखते हैं क्योंकि सिंटेक्स जो होता है स्विच केस का वो होता है स्विच केसेस एंड अ डिफॉल्ट. अगर यूजर इन सब के अलावा कोई भी केस चूज करता है, मीन्स केस 1, केस 2 और केस 3 के अलावा और कुछ प्रेस करता है तो वो सारा डिफॉल्ट केस में जाता है. अगर इसके अलावा यूजर कुछ भी प्रेस कर रहा है तो मैं चाहूंगा कि वो लिखे रॉन्ग इनपुट. Simply this is the program for switch case, a simple switch case program. Control F9 जब मैं प्रेस करूंगा तो it will compile the program. अब वो हमसे पूछ रहा है enter any number from 1 to 3. 1 to 3 में से मैंने कोई भी नंबर प्रेस किया, लाइक मैंने 2 प्रेस किया और एंटर जैसे किया तो उसने मुझे दे दिया 2. दिस इज सिंपल प्रोग्राम फॉर स्विच केस. जहां पे मैं कोई भी इंसर्ट करूंगा नंबर तो वो मुझे हमारी वैल्यूज को प्रोवाइड करवा देगा. अगेन मैं एक और दोबारा से CLR SCR फंक्शन यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से शो करवा सकूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या. जब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करवाया, कंपाइल करवाने के बाद में वही पूछता है कि एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 3. जैसे मैंने पहले एंटर करवाया था 2, उसने रिजल्ट दे दिया था 2. पर और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफॉल्ट केस में क्या होता है कि अगर उसके अलावा बाकी कोई भी फंक्शन को मैं यूज करूंगा तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाता है. कोई भी नंबर 1 से 3 के अलावा कोई भी की प्रेस करता हूं तो वो कहां पे चला जाएगा, डिफॉल्ट केस में. मैं प्रेस करता हूं जी क्योंकि वो मेरे केसेस में नहीं था, स्विच केस में नहीं था. तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने दे दिया रॉन्ग इनपुट क्योंकि ऑटोमेटिकली वो केस कहां चला गया था, डिफॉल्ट केस में चला गया था और डिफॉल्ट केस में हमारा आंसर था रॉन्ग इनपुट. सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम फॉर स्विच केस. अगेन एक और बार मैं आपको एक गो टू स्टेटमेंट को शो करवाना चाहूंगा. गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है कि मेरे को एक लेबल देना पड़ता है. मैंने एक लेबल दे दिया ABC, एक लेबल दे दिया और उस लेबल को मैंने लास्ट में डिफाइन करवा दिया कि यू हैव टू गो ऑन दिस लेवल. गो टू स्टेटमेंट का क्या फंक्शन होता है, ये गो टू भेजेगा मुझे बार बार उसी लोकेशन पे भेज देगा जिस लोकेशन पे मुझे जाना है. जैसे मैंने दे दिया गो टू ABC, तो ये जो गो टू ABC है मुझे वापस से दोबारा ABC लेवल पे पहुंचा देगा. अगेन कंपाइल करूंगा मैं प्रोग्राम को. जब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो दोबारा से मुझसे पूछा एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 3. मैंने 1 प्रेस किया तो मुझे 1 मिल रहा है. क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइटली लूप में चला जाता है क्योंकि ये मेरी जो गो टू स्टेटमेंट है वो गो टू स्टेटमेंट मुझे बार बार वही उसी मेरी कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर रही है. दिस इज द सिंपल प्रोग्राम फॉर दिस इज द सिंपल प्रोग्राम फॉर गो टू स्टेटमेंट, जहां पे अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे गो टू स्टेटमेंट को तो वो हमें ये चीजें या ये लूप्स या इनफाइनाइट लूप्स में हैंडल करने को नहीं देगा.
This is the basic simple program. Now do it yourself मैंने आपको बता दिया. Do it yourself में you have to fill in these blanks. Thank you and have a nice day.